हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम क्लास 9 के अध्याय 10 यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वाला चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में और बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो हमने जो लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे 8 और 9 में, उसमें हमने क्या सीखा था कि जब भी हम किसी वस्तु की या तो गति को बदले, मतलब उसकी स्पीड को बदले या चाल को बदले, तो क्या होता है, हमें उसके ऊपर कोई ना कोई बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जब भी आप कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हो या अपने हाथ से छोड़ते हो तो वो चीज़ जो है हमेशा पृथ्वी की ओर, ज़मीन की ओर ही आती है, ऊपर नहीं जाती। ठीक है, जब आपके हाथ से कोई चीज़ छूटती है तो वो हमेशा कहाँ आती है, ज़मीन की ओर आती है, ना कि वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी कोई चीज़ को हम या ऊंचाई से गिराएं या अपने हाथ से छोड़ें तो वो चीज़ जो है हमेशा ज़मीन की तरफ यानी कि पृथ्वी की तरफ ही आती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तु पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाले कोई बल अवश्य होना चाहिए। तो आप देखते हो कि जो है जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो चंद्रमा है वो किसके, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अब ये जब सारे चक्कर लगाते हैं एक दूसरे के, तो उसमें क्या है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसा बल जो है वो उसमें होता है कि वो सब एक ही उसमें जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन ने सबसे पहले बोला कि ये जो बल लगता है एक दूसरे की तरफ, जो खींचा होता है कि कोई चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं को की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला अब आ जाता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। तो आप जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाती है, नीचे की तरफ गिरने लगती है। कहते हैं जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। तो जो आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, वो जो है एक बारी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो पेड़ से जो सेब का पेड़ था तो वहाँ से जब फल गिरा तो वो नीचे की तरफ आया। तो आइजक न्यूटन ने बैठे बैठे सोचा कि ये फल जो है ये ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता था। ठीक है, तो इसी बात से उनको जो है प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या ये चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती। अब ऐसे तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो अगर सेब एक जो है वो पृथ्वी की तरफ गिर सकता है तो चंद्रमा को भी पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाना चाहिए। क्या दोनों स्थितियों में कहीं बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया
कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे जो दोनों अवस्थाओं की, पेड़ से जो फल नीचे को गिरता है ज़मीन की ओर, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उनमें एक ही तरह का बल जो है वो लगता है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। तो उन्होंने कहा कि वो एक सरल रेखा में जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति नहीं करता, वो कैसे है, वो हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः यह आवश्यक ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। तो उन्होंने बताया कि जो है चंद्रमा जो है वो क्या होता है, पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करें। तो ये समझने के लिए कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, इसके लिए हमें यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसमें एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाते जाइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, उसने एक धागा लिया, धागे पे के यहाँ पे पत्थर बांधा और पत्थर को वो उसने ऐसे हाथ से गोल गोल जो है वो घुमाना शुरू कर दिया। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए। जैसे ही पत्थर की गति की दिशा को, फिर से गति की दिशा को देखिए। तो उसने क्या किया, जब यहाँ पे ये ऐसे घुमाते घुमाते एकदम ही उसने क्या कर दिया, धागे को छोड़ दिया। अब जब धागे को छोड़ देगा तो हम पत्थर की गति की दिशा को देखेंगे। तो यहाँ देखिए, अब धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा था। जब तक हमने उसको हाथ से छोड़ा नहीं था धागे को, तब तक क्या हो रहा था, वो एक वृत्त के पथ में गति करता जा रहा था तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती थी। तो हर एक बिंदु पर उसकी जो है वो दिशा जो है वो बदलती है। जैसे वो यहाँ ऐसे गति कर रहा है तो इस बिंदु पे इसकी दिशा ऐसी है, इस दिशा पे ऐसी है, यहाँ पे नेक्स्ट बिंदु आएगा उसकी दिशा इस तरह से हो जाएगी। तो हर बिंदु पर जो है वो दिशा जो है वो बदलती जा रही है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन तथा त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है वह तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है। तो ये जो त्वरण उत्पन्न होता है, जब हम ये गोल घुमा रहे हैं तो जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या करता है, वस्तु को वृत्ताकार पथ में उसकी गति बनाए रखता है। यह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल भी कहते हैं। तो ये केंद्र की ओर से बल लगता है, यह बल केंद्र की ओर लगता है, तो इसलिए हम इसको अभिकेंद्र बल भी कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप में गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर की स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि पत्थर यहाँ पे है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो इसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा। यहाँ पे देखिए, कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर, यहाँ पे देखो बिंदु B पे ये लाइन टच कर रही है, तो ABC क्या होगी, इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। तो वो जो सेंटर से बल लग रहा होता है ना, उसके कारण जो है वो चंद्रमा की गति जो है वो क्या होती है, वृत्ताकार होती है। कौन से बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा।
तो ये अभिकेंद्र बल के कारण जो है वो जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है वो घूमता रहता है। अगर ये अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो उसकी रेखा कैसी हो जाएगी, उसकी गति कैसी हो जाएगी, सरल रेखा में वो जो है चंद्रमा चलना शुरू हो जाएगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि जो फल गिरता है, सेब गिरा तो धरती की ओर आकर्षित हुआ, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेब जो है वो धरती को आकर्षित कर ले? यदि ऐसा हो तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण उत्पन्न वस्तु को द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है। अब वो करता तो है, सेब जो है वो भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन पृथ्वी के मुकाबले में सेब का जो है भार जो है वो बहुत कम है। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर क्यों नहीं लगाती? क्यों? क्योंकि जैसे सेब वाला केस था कि सेब जो है पृथ्वी को आकर्षित इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो पृथ्वी के मुकाबले में उसका भार जो है वो बहुत कम होता है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम यह कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। तो जितने भी सूर्य ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य के अंदर कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा बल है जिससे कि वो सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जितने भी संसार में जितने भी पिंड हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे की ओर एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो जो वस्तुओं के बीच में जो ये आकर्षण बल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसमें देखेंगे अब हम यहाँ पे देखिए, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ठीक है, तो हर एक जितना पृथ्वी में जितने भी विश्व में जितने भी पिंड हैं वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल, तो ये देखिए ये है द्रव्यमान, एक पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम हो गया, दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या हो गया, स्मॉल एम। ये एम हो गया और ये एम, इनके क्या है, गुणनफल के बराबर होता है। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, इनकी बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/d²। तो ये हो जाएगा यहाँ पे d²। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए m तथा m, कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमानों के दो पिंड हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये देखो, ये कैपिटल M इसका द्रव्यमान है, स्मॉल m इसका द्रव्यमान है, और इनके बीच में दूरी कितनी है? यहाँ पे ये d दूरी दी हुई है। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे तथा b एक दूसरे के d दूरी पर स्थित है।
मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। तो दोनों पिंडों के बीच में जितना आकर्षण बल है उसको हमने कैसे नाप लिया? F से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, ये देखिए गुणनफल, और बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हैं। तो ये हो गया इसके समानुपाती का ये वाला चिन्ह हो गया, तो ये आ गया m इंटू एम। ठीक है, ये हो गया। तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ये देखिए व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में 1/d² आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों समीकरण में देखा क्या है कि F जो है पहले ऊपर ये वाला आ गया जो हमने यहाँ पे देखा था, और d² जो है ये वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे F किसके बराबर हो गया? यहाँ पे ये जो है अनुपाती वाला है इसका हमने स्थिरांक लगा लिया, तो G जो है हमने क्या लगा लिया? अनुपातिकता स्थिरांक, और ये आ गया m इंटू एम बटा d², और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F और ये क्या आ जाएगा? d²। ये d² ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ये d² इधर आ जाएगा, तो ये हो गया F गुना d², और यहाँ पे ये आ जाएगा Gm इंटू एम। ठीक है, और अगर हमने सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निकालना है तो G इधर ही रहने देंगे, और ये सारी चीज़ें हम इसके नीचे आ जाएंगे। तो G किसके बराबर हो जाएगा? F इंटू d² बटा m इंटू एम, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें G के SI मात्रक प्राप्त होंगे। और G का यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि G का जो है वो SI मात्रक क्या है? G का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2। ठीक है, ये आपको निकालना नहीं है, ये आपको बस ये याद करना है। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके G का मान ज्ञात किया। G का वर्तमान मान कितना आता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था? उन्होंने तो इसका G का मान निकाला था, और ये जो है वो G का मान है, ये आपको याद करना है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। मतलब सभी दो पिंडों के बीच में बल होता है, आकर्षण बल होता है, और आप और आपके फ्रेंड बैठे हो तो उनके बीच में भी जो है वो बल होता है, और हम ये देखेंगे कि हम इस बल का लेकिन अनुभव क्यों नहीं कर पाते। यहाँ देखिए आगे, ये देखिए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उदाहरण 10.1। ठीक है, उदाहरण 10.1 में पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी दी हुई है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो बल का परिकलन कीजिए, तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। बल किससे हम लिखते हैं? F से। तो F बराबर Gmm बटा d²। तो हमारे पास यहाँ पे F निकालना है हमने। G हमारे पास हमें मालूम है ये वैल्यू होती है। हमें पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, चंद्रमा का द्रव्यमान, तो m और m हमारे पास हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद दूरी जो है d हमें ये दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे ये d हमने यहाँ नीचे लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। क्या महत्व है इस नियम का? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं को सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी गई हैं।
तो गुरुत्वाकर्षण जो का सार्वत्रिक नियम है वो हमें इस बारे में बताता है कि मतलब ये बताता है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है कि जो पृथ्वी से हमें जो बल बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आते हैं, तो वो सब किसके कारण होते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। हमने एक क्या लिया, एक पत्थर लीजिए, उसे ऊपर की ओर फेंकिए। वह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है। तो आपने कोई पत्थर लिया, आपने उसको ऊपर की तरफ उछाला, तो वो कुछ दूरी तक जाता है, उसके बाद क्या होता है? वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको जैसे मालूम ही है कि जो पृथ्वी है वो सब वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो वह बल जिसके कारण पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तो जब कोई वस्तु, जब हमने उसको ऊपर उछाला, ठीक है, एक दूरी तक वो गई, उसके बाद वो आकर्षण बल के कारण नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, तो हम उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं कि वह वस्तुएं जो है अब मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? मतलब जो ऊपर से नीचे चीज़ गिर रही है उसका वेग जो है उसमें क्या कुछ बदलाव आता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो उसी गति में जो है वो उसी दिशा में ही गति करती रहती हैं। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। मतलब दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग जो है वो वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है, ठीक है, वह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। यदि हम त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। तो जो ये वाला गुरुत्वीय त्वरण होता है इसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान m है, मतलब हमने जो पत्थर फेंका था उसका द्रव्यमान कितना है? m। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे g से निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, जो गुरुत्वीय बल होता है उसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल g से। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिणाम F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। F बराबर m में होता है ना, तो यहाँ पे m की जगह क्या है? g है, तो ये हो जाएगा F बराबर mg। तो F जो है हमने पहले ये पढ़ा था कि F जो होता है वो g m बटा टी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं F बराबर mg है, तो यहाँ पे हम F की जगह क्या लिख देंगे? mg, और ये सारा सेम हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब हम स्मॉल g की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्मॉल g की वैल्यू, ये m जो है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो ये m इस m से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? g कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु के पृथ्वी के बीच की दूरी है। m जो है वो क्या है? वो वस्तु का द्रव्यमान, और वस्तु और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो है d। मान लीजिए कि एक वस्तु पृथ्वी पर या किसी सतह के पास है। ठीक है, समीकरण 10.7 से
दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए अगर ये दूरी जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है तो हम d की जगह क्या लिख लेंगे, यहाँ पे कैपिटल R लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए g किसके बराबर हो गया, gm/r²। ठीक है। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी सी जो है पूरी जो है वो गोल नहीं है, वो क्या है, थोड़ी सी चपटे आकार की है। इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ये इसका रीज़न दिया हुआ है कि आगे क्वेश्चन आ सकता है कि g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास g के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन। हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये था स्मॉल g बराबर gm/r²। हमने g की वैल्यू लिख ली, हमें m की वैल्यू मालूम है। ठीक है। m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है। g हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, वो हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे। m की रख दी, हमें पृथ्वी का मान यहाँ दिया हुआ है देखिए। ठीक है। और उसके बाद r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, वो हमने यहाँ पे रख दी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह g का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरती हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्या कोई भी वस्तु हो, चाहे वो भारी हो चाहे हल्की हो, चाहे अंदर से ठोस हो या हल्की हो, तो वो क्या किसी भी ऊंचाई से एक समान दर से गिरेंगे। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। कागज़ की एक शीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत से पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। तो पहले कौन सा आएगा, आप देखिए, आप एक कागज़ के टुकड़े को और एक पत्थर को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा गिरेगा, बताइए, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या गिरेगा, यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि कागज़ धरती पर पृथ्वी की अपेक्षा कुछ देर से पहुँचता है। सबसे पहले कौन पहुँचता है, पत्थर, और कागज़ जो है वो उसके बाद पहुँचता है कुछ देर के बाद। ऐसे वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगता है। कागज़ पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध के अधिक होता है। इस प्रकार की यदि हम कांच के जार में उसमें हवा निकाल लें तो कागज़ तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। मतलब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पत्थर जो होता है भारी होता है, उसमें वायु का प्रतिरोध कम लगता है, और कागज़ जो है वो हल्का होता है तो उसमें वायु का प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा लगता है, और इसलिए पत्थर जो है वो जल्दी जो है वो नीचे आ जाता है, कागज़ थोड़ा देर से आता है। लेकिन अगर हम ये निर्वात में करें, मतलब एक जार लेते हैं, उसमें से हम पूरी हवा निकाल देते हैं, तो वो निर्वात हो गया जार। तो उसमें अगर हम कागज़ और पत्थर जो है वो डालते हैं तो वो एक ही टाइम में इकट्ठे नीचे आते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा का प्रतिरोध जो है वो नहीं होता। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 में वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, छोटी या बड़ी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए।
एक कहानी के अनुसार हम विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। तो ये देखने के लिए हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही टाइम पर पहुंचनी चाहिए, क्यों नहीं पहुंचती। तो इसके लिए गैलीलियो ने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया, जो इटली में पीसा का टॉवर है, मीनार है, उसमें से कुछ वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति से सभी समीकरण त्वरण a के स्थान पर g रखने पर भी मान्य होंगे। जैसे v बराबर u प्लस ए टी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ u एवं v क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वेग हैं तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे, त्वरण a को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत चल रहा हो। इसका मतलब कि जब त्वरण जो है वो वेग की दिशा के या मतलब गति की दिशा में लग रहा है तो वो धनात्मक होता है, और त्वरण जो है जब गति की दिशा के विपरीत होता है तो वो त्वरण क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण है, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए g का मान ये लेना है हमने। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? चाल क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। u तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला था v बराबर u प्लस ए टी, u 0 हो गया तो v बराबर किसके हो गया, ए टी के बराबर हो गया। यहाँ पे ये आ गया ये वाला, ठीक है। a कितना है हमारे पास, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। टाइम कितने में टाइम में आया था, ये 0.5 में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। फिर उसके बाद धरती के उसकी औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कि प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटा 2। प्रारंभिक चाल ये है, अंतिम चाल ये है, और बटा 2 हमने कर दिया। तो प्रारंभिक चाल तो इसकी कितनी थी, 0, अंतिम चाल थी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इसको हमने, ये इसका आंसर आ जाएगा हल करके। फिर आ गया तय की गई दूरी। दूरी होती है, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि u 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 0 गुना t क्या हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। तो s बराबर किसके हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ गया, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे और हमारा आंसर ये जो निकल आएगा, ठीक है। फिर आ गया है कि धरती पर टकराते समय इसकी चाल कितनी थी। हमने चाल अभी यहाँ निकाली थी, ये, ठीक है। तो ये आ गई ये वाली, उसके बाद ये पॉइंट आ गया इसका ये वाला, और फिर थर्ड पॉइंट जो है ये वाला, यहाँ हमने आंसर लिख दिया इसका, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और वह 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। मतलब हमने किसी चीज़ को ऊपर फेंका और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची, तो हमने बताना है हमने किस वेग से उसको भेजा। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v जो है अंतिम वेग क्या है, 0 हो जाएगा, वहाँ पे अंतिम वेग 0 है। दूरी कितनी थी, हमने 10 मीटर ऊपर गई। गुरुत्वीय त्वरण हमें मालूम है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो v स्क्वायर, v तो 0 हो गया, u स्क्वायर प्लस 2 माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रही है, इंटू 10 आ जाएगा। s कितना, 10। तो इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है
वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए लिया गया समय, कितना समय उसने लिया, तो समय कहाँ, कौन से वाले फॉर्मूले से, v बराबर u प्लस ए टी से लेंगे। v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 14 मीटर है और a कितना है 9.8 और t हमने निकालना है, तो इसको हल करेंगे तो t हमारे पास इतना जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हमने यह भी सीखा कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान उतना ही उसका जड़त्व भी अधिक होगा, कि जितना किसी भी चीज़ का अगर अधिक द्रव्यमान है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। मतलब द्रव्यमान जो है वो कभी भी नहीं बदलता, वो चाहे हम पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, अंतरिक्ष में हो, द्रव्यमान जो है वो हमेशा सेम रहता है। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। मतलब द्रव्यमान जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता क्या है, हमेशा भार बदलता है हमारा। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। मतलब कि जो पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अब वो किस बल से आकर्षित कर रही है, यह उसके द्रव्यमान पे और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण होता है उस पर जो है वो निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, अब हमारे पास F बराबर m में हमें पता ही है। ठीक है, F बराबर a की जगह हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय बल की बात हो रही है तो a की जगह हम क्या कर लेंगे, g लिख लेंगे। यहाँ पे F बराबर mg हो गया। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, उसे W से निर्दिष्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे F की जगह क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे W आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाती है, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, मतलब न्यूटन। भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसे परिमाण तथा दिशा इनमें दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो वस्तु का भार जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी हो या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है। मतलब जो द्रव्यमान है वो हर जगह एक जैसा रहता है और भार जो है वो उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे g आ जाता है, तो g का मान जो है वो अलग अलग स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर आ जाता है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने ये पढ़ा था ना कि किसी वस्तु का भार जो है वह बल है जिससे कि पृथ्वी उसको वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। तो चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा पर वो कितना अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है,
इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। अब पृथ्वी पे जो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है तो पृथ्वी जो है वो आकर्षण बल ज़्यादा लगाती है। चंद्रमा का द्रव्यमान कम है तो वो पृथ्वी की अपेक्षा कम बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार w है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान mm है तथा इसकी त्रिज्या r है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, W बराबर G/m/r²। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार W है, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा उसकी त्रिज्या r है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये वाला। तो दोनों में हम मान रखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इसका ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। इन दोनों का हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो वस्तु का चंद्रमा पर भार आ गया और यहाँ पे वस्तु का पृथ्वी पर भार, तो वो 1/6 आ जाएगा। तो मतलब वस्तु पर जितना हमारा पृथ्वी पर भार होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना होता है। मतलब अगर आपका यहाँ पृथ्वी पे समझ लो 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना माना जाएगा, 10 किलो, क्योंकि 60 गुना 1/6। तो ये कितना हो गया, चंद्रमा पर आपका 10 किलो। मतलब जितना आपका पृथ्वी पर भार है, ठीक है, द्रव्यमान है, वो जो है उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका चंद्रमा पर भार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। तो द्रव्यमान कितना आ गया, 10। जी हमारे पास होता है 9.8। तो W बराबर किसके बराबर होता है, mg। m का मान रख दिया हमने, g का मान रख दिया, तो हमारे पास ये वस्तु का भार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। तो क्या मतलब W कितना आता है, वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा। तो 10/6 आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर कितना है, 10 है, चंद्रमा पर कितना होना चाहिए, 10/6 होना चाहिए। 10/6 कितना हो गया, ये वाला हमने डिवाइड किया, ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने बताया था कि 2021-22 में सेकेंड टर्म में प्रणोद और दाब के बाद कोई भी आपका चैप्टर जो है वो ये नहीं है। इसमें से आपने ना तो इसके कोई क्वेश्चंस करने हैं और ये बाकी का सारा चैप्टर आपका डिलीटेड है। ठीक है, तो इस पे आप सारे पेंसिल से लाइन लगा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक्स आपने जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से आपका ये सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया है तो ये मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर लेसन में कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।